नमस्कार, मैं डॉक्टर आशय करपे, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और डायरेक्टर सनराइज ऑन्कोलॉजी सेंटर। आज हम लोग लंग कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें जैसे भी कैंसर ये शब्द का इस्तेमाल होता है, लोगों के दिमाग में पहली जो चीज़ आती है वो है केमोथेरेपी। और शायद केमोथेरेपी से लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से बाल जाते हैं या उल्टियाँ होने लगती है या बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। सो केमोथेरेपी के लिए लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। मेरे प्रैक्टिस में जब भी मैं केमोथेरेपी एक्सप्लेन करने के लिए जाता हूँ तो 50 से ज़्यादा प्रतिशत जो लोग होते हैं केमोथेरेपी से डर जाते हैं कि उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी या उनके जीवन शैली को अफेक्ट करेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमोथेरेपी हर कैंसर का एक अविभाज्य अंग हो जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। और अब भी जो नए सपोर्टिव केयर है, इससे ये बहुत ज़्यादा आसानी से दिए जा सकते हैं और ऑलमोस्ट 90 to 95% मतलब 90 से 95% जो काम होता है वो ओपीडी यानी डे केयर बेसिस पे ही किया जाता है। अगर हम लोग लंग कैंसर के बारे में बात करेंगे तो जैसे केमोथेरेपी कहाँ पे दी जाती है। सबसे पहले होता है कि अर्ली स्टेज, मतलब जो शुरुआती चरण में जो लंग कैंसर होता है, वहाँ पे जब हम लोग केमोथेरेपी देते हैं तो पहला होता है कि जब हमें लंग कैंसर के लिए ऑपरेशन करना है लेकिन ट्यूमर का साइज़ बड़ा है या कभी कभी के ऐसा रहता है कि पेशेंट अभी फिट नहीं है, तो हम लोग उसे कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह देते हैं फिटनेस के लिए। और उसके बाद में पहले केमोथेरेपी शुरुआत करते हैं। इस पीरियड में हम लोग पेशेंट का न्यूट्रिशन इंप्रूव करते हैं, उसका खान पान इंप्रूव करते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह, जिससे लंग का फिटनेस बढ़ जाता है। और 3 से 4 केमोथेरेपी के बाद में उसका रिस्पॉन्स असेस किया जाता है और फिर से ऑपरेशन किया जाता है। दूसरा ये होता है कि पहले ऑपरेशन किया गया, पहले हम लोगों ने सोचा था कि शायद कैंसर शुरुआती चरण में है लेकिन शायद अगले स्टेज में कैंसर हो सकता है, तो कैंसर वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए केमोथेरेपी दी जाती है। इसको हम लोग कहते हैं एडजुवेंट केमोथेरेपी। मतलब आपने मेन सर्जरी या मेन रेडिएशन दिया है, फिर भी कैंसर बाकी है या वापस आने की आशंका है, तभी हम लोग केमोथेरेपी देते हैं। और तीसरा होता है जब होता है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता, यानी चौथे चरण का जो कैंसर होता है लंग कैंसर, वहाँ पे भी केमोथेरेपी दी जाती है। अगर आज मैं लंग कैंसर के बारे में बात करूँ और उसे एक आइडियल तरीके से ठीक करने की या ट्रीटमेंट करने की हम लोग जब कोशिश करते हैं, तो उसका जेनेटिक परीक्षण यानी डीएनए जो परीक्षण होता है, ये करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं मेरे सारे पेशेंट्स का जो चौथे स्टेज में हैं उनका मैं अगर जेनेटिक एनालिसिस करूँ ट्यूमर का, तो करीबन 50 से 60% लोगों को सिर्फ टारगेटेड थेरेपी यानी केमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं। 15 से 20% जो लोग हैं वो इम्यूनोथेरेपी के लिए एलिजिबल होते हैं और 25 से 30% ही लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ केमोथेरेपी की आवश्यकता होती है। तो अगर मैं केमोथेरेपी की बात करूं, जो जिन लोगों को केमोथेरेपी की आवश्यकता है, तो इन्हें भी अगर हम लोग केमोथेरेपी देते हैं तो ये ओपीडी बेसिस या डे केयर बेसिस पे दी जाती है। और जो नए सपोर्टिव केयर है उससे कम साइड इफ़ेक्ट हम लोग इन पेशेंट्स में देखते हैं। लंग कैंसर में कुछ तो केमोथेरेपी जैसे एक पेमेट्रिक्सेड करके दवा है, जब हम लोग देते हैं तो शायद आप महसूस भी नहीं कर सकते कि पेशेंट एक्चुअली केमोथेरेपी ले रहा है। पेशेंट अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने ऑफिस जा सकता है, ना हेयर लॉस होता है, ना ही बाकी जो हम लोग केमोथेरेपी से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट देखते हैं वो काफ़ी हद तक उसमें कम रहते हैं। इसलिए जो केमोथेरेपी का हम लोग चयन करते हैं, हम लोग हर पेशेंट के लिए सेम केमोथेरेपी का बैकबोन यूज़ नहीं करते हैं। इसमें अलग अलग दवाइयाँ यूज़ की जाती है, जैसे एक पैक्लेडेक्सिल नाम की दवा है या कार्बोप्लेटिन या सिस्प्लेटिन जिसको हम लोग प्लेटिनम एजेंट्स कहते हैं, या इटोपोसाइड करके दवाई आती है। तो जब भी हम लोग किसी भी पेशेंट के लिए केमोथेरेपी का चयन करते हैं उसमें 3 से 4 चीज़ें महत्वपूर्ण देखी जाती है। एक तो पहले पेशेंट का आयुष्य एज कितना है, मतलब उसकी उम्र कितनी है। बहुत ज़्यादा एल्डरली पेशेंट्स हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कम से कम साइड इफ़ेक्ट वाली दवाई होनी चाहिए। जब यंग पेशेंट्स होते हैं तो हम शायद स्ट्रॉन्ग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है कि पेशेंट को कोई और बीमारी है क्या, जिसमें जैसे हार्ट की कोई बीमारी या डायबिटीज़ है क्या या और कोई बीमारी है क्या, जो हमें शायद केमोथेरेपी का यूज़ रेस्ट्रिक्ट करवा सकती है, या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इनको पहले ही हमको जानना ज़रूरी है कि शायद ये साइड इफ़ेक्ट्स इस पेशेंट में देखने चाहिए या नहीं चाहिए। तीसरा होता है कि पेशेंट के ऑर्गन फंक्शन, मतलब किडनी का फंक्शन क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग देखते हैं उसी के हिसाब से केमोथेरेपी के दवाइयों का चयन किया जाता है, जिससे पेशेंट को एक बेहतर रिज़ल्ट मिले और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम रहे और हम लोग पेशेंट को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी कैंसर जो होते हैं सॉलिड ट्यूमर, इनके महत्व के 3 पिलर है: केमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन। केमोथेरेपी की जो नई नई दवाइयाँ आ रही है वो कम से कम साइड इफ़ेक्ट के साथ आ रही है। ये दवाइयाँ
इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी के साथ भी दी जाती है, जिससे अच्छे परिणाम हमें उपलब्ध हो जाते हैं। एक ज़माना था जब शायद मैं स्टूडेंट था 15 एक साल पहले, तभी लंग कैंसर यानी 3 से 6 महीने का ही जीवन काल, और 5 साल के एंड में शायद 0% लोग ही जी पाते थे जब चौथे चरण में रहते थे। आज हम लोग 20 से 30% लोग भी देखते हैं जो चौथे चरण में थे फिर भी 5 साल के एंड में जीवित हैं। किसी को भी कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो बहुत बार वो अकेले महसूस करते हैं और शायद उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत बार जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं या जो मित्र होते हैं और उनसे वो मदद लेना चाहते हैं तो बहुत बार वो सोचते हैं कि इन्हें तो कैंसर से कोई क्षति नहीं हुई है तो ये मुझे क्या बता पाएंगे। तो इसी हिसाब से एक ग्रुप चालू किया है जो लंग कैंसर के लिए आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देता है और एक सही मार्गदर्शन भी करता है, और इसका नाम है लंग कनेक्ट। लंग कनेक्ट एक ऐसी शुरुआत है जो सारे उन पेशेंट्स को जोड़ता है जो लंग कैंसर से प्रभावित है और उनके रिश्तेदारों के भी जो उनको केयर देने वाले हैं, जिसे हम लोग केयर गिवर कहते हैं। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने जो भी कोई शंका है उसका भी निरसन करवा सकते हैं। आपको नए नए जो ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में पता करना है वो भी कर सकते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें बहुत सारे अड़चनें हो सकती है, जहाँ फाइनेंशियल हो सकती है या कुछ भी अड़चनें हो सकती है, तो शायद इस प्लेटफॉर्म पे सोशल वर्कर का भी नेटवर्क्स अवेलेबल है तो उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। सो लंग कनेक्ट ये ऐसा उपक्रम है जिस पे अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप खुद लंग कैंसर के पेशेंट हो, अगर आपके कोई जानने पहचान में जैसे आपके कोई रिश्तेदार या मित्र लंग कैंसर से प्रभावित है तो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्ट कीजिए जिसका नाम है लंग कनेक्ट, और आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लंग कनेक्ट की जो मीटिंग होती है हर महीने होती है। सो आप lungconnectindia.org इस वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं और इस मीटिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें हम लोग कोई भी चार्जेस लेते नहीं हैं, बस ये एक सही इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएगा। धन्यवाद।